तो फ्रेंड्स ये हमारा सेल चैप्टर का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ते हैं प्रारूपिक जीवाणु का आकार या व्यास कितना होता है। 1.2 माइक्रोमीटर होता है। आरबीएस का व्यास या आकार कितना होता है तो 7.0 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि 7। पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका यानी कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी आप पीछे पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो आप अभी जाकर हमारे चैनल पर देखिए। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, जो मनुष्य की, अब हम ह्यूमन्स की बात कर रहे थे, इसमें होती है हमारी अंडाणु, जो कि हमारे फीमेल्स या मादा के शरीर के अंदर पाई जाती है। ओवेरी, ये हमारा एक जनन अंग होता है। मनुष्य का सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो हमारे मेल में पाई जाती है, यानी कि नर में पाई जाती है, जिसे शुक्राणु या इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका यानी कि सबसे लार्जेस्ट जो सेल्स होती है वो है हमारी तंत्रिका, यानी कि हमारी नर्व सेल्स। इसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए तंत्रिका यानी कि नर्व सेल्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य में की तंत्रिका की जो लंबाई है वो कितनी होती है, लेंथ, तो आप इसमें बता सकते हैं 30 सेंटीमीटर होती है। अब आरबीसी का आकार यानी कि डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, तो गोल या द्विअवतलाकार इसका जो होता है आकार होता है। फ्रेंड्स, मैंने जो भी अभी तक आपको पढ़ाया है ये सभी एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप चाहें तो एक साइड एनसीईआरटी रखिए, एक साइड मेरे जो क्वेश्चन है उनको रखिए, आपको बिल्कुल सेम दिखेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जो मैंने इसमें बढ़ाए हुए हैं, लेकिन ये भी वही है जो इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी बारिश हो रही है, मैं नाइट के टाइम पे वीडियो बना रही हूँ। आप टाइम देख सकते हैं कि यहाँ पर 11:15 हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इनको दिन में पढ़ती हूँ, शाम को खुद रिवाइज़ करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, ताकि मैं भी पढूँ और जो भी ज़रूरतमंद है उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से करके अपना ड्रीम कंप्लीट कर सके। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे भारत में, देश में अच्छे डॉक्टर बने और सभी अपने मम्मी पापा का और अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। फ्रेंड्स, बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को इसी तरह सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपनी और मेहनत और लगन से आपके लिए और भी कुछ अच्छे से अच्छा लाती रहूं और आपकी हेल्प करती रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स, देखते रहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते, ये हो चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आरबीसी यानी कि हमारा वाइट ब्लड सेल्स है, उसकी आकृति क्या होती है, तो उसकी आकृति अमीबीय आकृति होती है। नेक्स्ट है हमारा स्तंभाकार उपकला का आकार कैसा होता है, लंबी तथा सक्रिय होती है। और जो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो आधार में होता है, यानी कि नीचे की ओर प्रेजेंट होता है। अगर ऐसा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में साइड में छोटा सा डायग्राम बनाकर भी आपको इसमें इंक्लूड कर दूंगी, ताकि आप उसे रिवाइज करने के साथ साथ समझ भी सके। जो जीवाणु कोशिका का व्यास होता है वो 0.2 माइक्रो से 5.0 माइक्रो तक हो सकता है। ये भी है जो लिखा हुआ है नीचे, जो लिखा हुआ है ना, चिड़ियों के अंडे का व्यास जो होता है 7.5 सेंटीमीटर होता है। यह भी एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। फर्स्ट ये पेज पे ही दिया हुआ है, फर्स्ट या सेकंड पे। स्तंभाकार उपकला कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारी इंटेस्टाइन यानी कि हमारी आहार नाल के अंदर पाया जाता है। स्तंभाकार उपकला का जो केंद्र कहाँ पाया जाता है, आधार में, ये मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ। तंत्रिका तंत्र होती है, मतलब इसका आकार कैसा होता है, तो ये लंबी और शाखित होती है। आप इसका सिर्फ देखेंगे तो स्टार की जो अलग अलग शाखा है ना, वैसी आपको दिखाई देगी, आपने इसका देखा ही होगा। जो वाहिनिका होती है पादप कोशिका में होती है, यह लंबी तथा नलिकाकार होती है। कैसी होती है, लंबी तथा नलिकाकार होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा मीज़ोफिल पाया जाता है, तो मीज़ोफिल कहाँ पाया जाता है, हमारा पत्तियों में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। मीज़ोफिल होती है तो इसका आकार पूछा गया है। मीज़ोफिल का आकार होता है, तो मीज़ोफिल का आकार गोल होता है।
जो हमारे वायरस यानी कि विषाणु है, इनका व्यास कितना होता है? जो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। जो हमारे विषाणु होते हैं, वायरस या निर्जीव होते हैं, क्योंकि इनमें सेल नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमारा विषाणु कोशिका यानी कि हमारे बैक्टीरिया का, इसमें जीवाणु कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती है, सॉरी। इनका जो व्यास है, साइज़ है, 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर का होता है। मैंने एक ही के अंदर आपको दो क्वेश्चन बता दिए, तो आप ध्यान दीजिए। कभी ये भी पूछा सकता है कि जीवाणु कोशिका का व्यास क्या होता है, तो आपको बताना है 1.5 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, माइक्रोमीटर। जीवाणु का आकार क्या होता है? तो जीवाणु जो है 4 प्रकार के आकार के होते हैं, देख सकते हैं आप। ये जो गोल है, अगर गोल शेप में होगा ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोकस। कोकस बोलेंगे। ये आप देख सकते हैं कोकस, ये गोलाकार होता है। नेक्स्ट है हमारा बेसिलस, जो होता है ये क्यूबॉइडल बेसिलस, ये इसको बोलते हैं छड़ा आकार। नेक्स्ट है ये कुंडलित वाला, ये थर्ड आप देख सकते हैं, ये वाला, ये होता है स्पाइरल, कुंडलित होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मार्क के आकार का होता है, जिसको बोलते हैं विब्रियो, जिसे बोलते हैं हम कमाकार। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति मतलब क्या पाया जाता है? पहले तो हम ये देखेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक साथ इंक्लूड कर दिए हैं। तो जो कोशिका भित्ति क्या होता है, इसमें पॉलीसेकेराइड होता है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये क्या होती है? सेल्यूलोज रहित होती है। अगर पूछा जाए कि कोशिका भित्ति होती है, तो ये सेल्यूलोज रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोकैलिक्स बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स म्यूसिलिन का बना होता है। अब इसके कार्य क्या है, यानी कि फंक्शन क्या है ग्लाइकोकैलिक्स के? तो यहाँ जीवाणुओं को चिपचिपापन प्रदान करता है। ये क्वेश्चंस भी नीट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, किसी न किसी ईयर में आपको देखने को मिलेगा। और जीवाणु की रक्षा करता है। तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। अगर उसमें पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा पॉइंट जो है हमारे म्यूसिलिन के लिए सत्य है, तो आपको 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक या दो आपके सही होंगे। तो आपको ऐसे भी इसमें पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दे दिए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जो कोशिका भित्ति की परत होती है। कोशिका भित्ति एक परत भी हो सकती है, 2 परत भी हो सकती है। जीवाणु का परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया? तो जीवाणुओं का परीक्षण जो है सर्वप्रथम ग्राम ने किया था। उसी के आधार पर जो है जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा गया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। एक टेस्ट किया गया था शायद, जिसमें सबसे पहले वाटर डाला गया था, फिर उसके बाद में मेरे को ठीक से याद नहीं है, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। पर ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, तो आप इकोलाई बताएंगे। और जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, वो है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। आई होप तो आपको मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर हाँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले। अगर मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी तसल्ली के लिए मुझसे कीजिए कि हाँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप बताइए, मैं और भी बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। अभी मैं जैसे कॉपी पे लिख लेती हूँ, वैसे ही आपके सामने ला के रख देती हूँ कैसा लिखा हुआ है, और उसी में से पढ़ा देती हूँ। क्योंकि जॉब भी करती हूँ, खुद के लिए पढ़ती भी हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। शाम को 5:30 बजे आती हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए, ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया का रंग होता है, कौन सा होता है? नीला रंग होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का रंग होता है तो रंगहीन होता है, इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। अब ये 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसी में, और हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में, ये जो तीनों हैं इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा सकता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोशिका को हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में पाया जाता है, मतलब अलग अलग दे दिया जाएगा। इनमें से तीनों में से कोई से में पाया जाता है या कोई से में भी नहीं पाया जाता है। तो कभी होगा कि आपको 1 2 3 सही है,
या फिर कोई नहीं है, तो इसे करके घुमा फिरा के इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको तीनों पर ही टिक लगाना है। कोई सा एक आया तो एक पे, अगर तीनों साथ में दिखते हैं तो तीनों भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी, हरित लवक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोकेलिक्स। जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ढीला अंचल और एक होता है हमारा कठोर। जो हमारा ढीला अंचल होता है उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है, यानी कि पंख परत कहा जाता है, क्योंकि चिपचिपी गिलबिली सी स्लाइम कैसा रहता है ठीक वैसी होती है। नेक्स्ट जो सेकंड होती है हमारी कठोर होती है, जिसे कैप्सूल या हिंदी में इसे संपुट कहा जाता है, सकता नहीं है, कहा जाता है। ये भी एनसीईआरटी में ठोक ठोक के लाइन दी हुई है। आप बस पढ़िए, आपको यहाँ भी सेम मिलेगा, वहाँ भी सेम मिलेगा। आप चाहे तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मेरा इसी नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल है, मैं आपको वहाँ भी जो नोट्स प्रोवाइड करूँगी। कोशिका भित्ति का कार्य होता है, तो कोशिका भित्ति का जो फंक्शन होता है वो होता है सुरक्षा प्रदान करना, फटने से बचाता है। इसके 2 ही काम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीवद्रव झिल्ली होती है। तो जीवद्रव झिल्ली क्या है कि होती है, लिपिड परत की बनी होती है। जीवद्रव झिल्ली की संरचना रासायनिक तौर पर होती है यूकैरियोटिक। क्यों होती है? वैसे तो ये पूरी प्रोकैरियोटिक ही होती है जीवद्रव, लेकिन अगर रासायनिक संरचना यानी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ यूकैरियोटिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सब चीज़ प्रेजेंट होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति के कारण। क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, अगर आपसे बोल दिया जीवद्रव की संरचना के रासायनिक संरचना के तौर पर यूकैरियोटिक है, तो आप बताइए क्यों है? तो आप बता देंगे कार्बोहाइड्रेट की एब्सेंट की वजह से, यानी कि अनुपस्थिति के कारण। ठीक है। जो जीवद्रव झिल्ली की आंतरिक फैलाव को क्या कहते हैं? आंतरिक फैलाव को मीसोजोम कहते हैं। यहाँ 3 टाइप का होता है, नलिका वाला, पुटलिका और पुट्टिका। सॉरी, नलिका, पुटलिका और पुट्टिका 3 टाइप का होता है मीसोजोम। समझ गए हैं आप? ये भी एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पूरा दिया हुआ है। मीसोजोम का कार्य क्या होता है तो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गए हैं। ये एक भी पूछा जा सकता है, या अलग घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं। तो विभाजन करना भी होता है, स्त्रावण भी का होता है, संग्रहण भी होता है, एंजाइम का संग्रहण भी होता है, श्वसन भी होता है, और कोशिका भित्ति बनाता है, और डीएनए का भी प्रतिकृतिकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवद्रव झिल्ली फैलाव होता है। जैसे इनमें तो होता ही है, और अलग क्या है, कुछ हरित लवक शैवाल होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, जो वर्णिकी लवक होता है ना, उसमें भी होता है। क्रोमेटोफोर जो होता है वर्णिकी लवक, उसमें भी यहाँ कुछ हरित शैवाल में होता है, जो कि हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि हमारा उसके लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा हरित लवक शैवाल जो मतलब आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। जीवाणु गतिशील होता है। जीवाणु जो चलता है, गति करता है, तो किसकी वजह से? कशाभिका या फ्लैजिला उसमें पाया जाता है। पीलिया, जिसे शोक भी कहते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, पीलिया में पिलाई, सॉरी पीलिया नहीं है, पिलाई। शायद ऐसा हो रहा है, नींद आ रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 11:23 हो चुके हैं। जो पिलाई होता है, पिलाई में इसको शुक भी कहा जाता है हिंदी में, और इसमें पिलिन प्रोटीन पाया जाता है। पिलिन प्रोटीन से बना होता है पिलाई। इसका कार्य क्या होता है? यह लघु शुक की तरह होता है। यह आनुवांशिक पदार्थों को एक जीवाणु से दूसरे में डालता है। फाइबर यानी कि झालर यहाँ जीवाणु को सतह से चिपकने में सहायक करता है। क्या करता है? सहायक होता है। अब जो जीवाणु में केंद्रक होता है, अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये जीवाणु क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, तो केंद्रक की जगह क्या पाता है, केंद्रिका पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है इसमें। वो जो जीवाणु है, जीवाणु के डीएनए में अनुपस्थित होता है, तो इसके डीएनए में क्या है, हिस्टोन नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब जीवाणु प्लाज्मिड्स गोलाकार होते हैं, एक कुंडलित होते हैं, द्विरज्जुकी होते हैं, और बहुगुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं। ठीक है। इसमें ये पाया जाता है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जीवाणु में राइबोसोम होता है कि कौन सा होता है 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जीवाणु में जो राइबोसोम को सेडिमेंट करने पर क्या होता है इसमें 50S और 30S यानी कि सदमन गुणांक होता है। ये इसको मतलब ऐसा नहीं है कि 50 और 30 जोड़कर तो 80 हो रहे हैं और यहाँ तो 70 इस प्रकार का है जीवाणु में। ये इनका सदमन गुणांक होता है, ये कुछ अलग होता है। इसका टॉपिक्स मैं आपको बाद में अलग से बताऊंगी। इसके लिए मैं आपको क्या है पूरी वीडियो बनाकर दे दूंगी। तो ये क्या सदमन गुणांक अगर पूछा जाए तो इसमें क्या है आंसर डालना है आपको 50S और उसके बाद में 30S। ठीक है, राइबोसोम कभी mRNA से जुड़ता है जिसे क्या बोलते हैं पोलिसोम बोलते हैं। राइबोसोम कभी कभी mRNA से जुड़ता है तो उसे पोलिसोम कहते हैं। ये क्या करता है पोलिसोम बन के प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अंतर्विष्ट पिंड झिल्ली युक्त आवरण रहित होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है इसमें साइनोफाइसिन पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है और गैस राजधानी यानी कि रासायनिक संश्लेषण जीवाणु होता है। ये इसमें पाया जाता है। 3-4 क्वेश्चन दे देंगे उनमें से एक गलत होगा 3 आपके सही होंगे तो वो बता देगा कि अंतर्विष्ट पिंड युक्त आवरण रहित होते हैं तो कौन कौन होते हैं इसमें कौन सा नहीं होता है तो वो आपको बताना है। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको बता भी देती हूँ। अभी तो मेरे पास नहीं है, मैंने मतलब और कभी जो दूसरी वीडियो बनाऊंगी थर्ड पार्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जीवाणु में डीएनए रहता है खुला हुआ रहता है। जैसे कि हमारा जो डीएनए कुंडली में रहता है आपने देखा है, लेकिन इसमें क्या है कुंडली में नहीं रहता है, ये खुला हुआ रहता है। ये मैंने आपको इधर साइड में लिखा भी हुआ है। झिल्ली बद्ध कोशिका बनी होती है। किसकी बनी होती है लिपिड की बनी होती है। अब लिपिड की कितनी लेयर होती है इसमें 3 लेयर होती है, एकल दोहरी और अनुपस्थित। इसमें से कौन कौन सी जो हमारी एकल है उसमें क्या क्या पाया जाता है ये जगह नहीं थी तो मैंने यहीं पे पास पास में लिख दिया। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो भी एकल लिपिड में होता है। गोल्गी बॉडी भी एकल लिपिड में होती है। राजधानी भी हमारी एकल लिपिड में होती है। परमाणु भी और कशाभ भी ये सभी एकल लिपिड में होते हैं। दोहरी में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लवक होता है और केंद्रक होता है। इसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको इसका क्वेश्चन जरूर है, मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगी। और ये अनुपस्थित तो राइबोसोम लिपिड में जो राइबोसोम नहीं है, तारक केंद्र नहीं है, केंद्रक नहीं है और न्यूक्लियोलस नहीं है। फ्रेंड्स आप इसमें देखेंगे कि ये हमने फ्लो चार्ट बनाया था। यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है तो प्रोटिस्टा में पाई जाती है, कवक में, पादप तथा जंतुओं में इनमें पाई जाती है। अब ये पादप और जंतु में कुछ अंतर इसमें लिखे हुए हैं। इसमें कोशिका भित्ति जो उपस्थित होती है और जंतुओं में जो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जो हमारा पादप है इसमें क्या बोलते हैं लवक पाया जाता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के रूप में होता है और इसमें जो है लाइसोसोम पाया जाता है, तारककाय पाया जाता है और सेंट्रियोल पाया जाता है। तारककाय वही होता है जिसे हम सेंट्रियोल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो राजधानी इसमें भी पाई जाती है। ये जो हमारा पादप होता है वो स्वपोषी होता है और जो हमारा जंतु होता है वो भी समपोषी होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका रासायनिक परीक्षण तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन होता है, 40% हमारा लिपिड होता है, 8% हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे पहली कोशिका झिल्ली का जो मॉडल है यानी कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो किसने दिया था तो सैंडविच मॉडल। उसका नाम क्या था जो हमारा फर्स्ट मॉडल था, फर्स्ट जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल था उसे सैंडविच मॉडल कहा जाता है, जो कि हमारा डेप्सन एवं डेनियली ने दिया था। ठीक है, और जो हमारा ये जो हमारा सेकंड आ जाएगा, सेकंड हमारा जो मॉडल है सेकंड प्लाज्मा मॉडल ये हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट सैंडविच मॉडल था, सेकंड है हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसे किसने दिया था तो इसे रॉबर्ट सन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था ये सभी नीट के क्वेश्चन से और सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। आप ऐसा मत सोचना कि मैं कहीं अदर वे से इसको लाई हूँ, ये सभी मैंने सुबह पढ़े हैं और अभी नाइट में मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। ये टाइम देखिए आप खुद ही। नेक्स्ट है हमारा तीसरी कोशिका मॉडल यानी कि जो तीसरा कोशिकल मॉडल है
जिसे हम क्या बोलते हैं, तरल की मार्ग नमूना भी बोलते हैं। इसे किसने दिया था? तो इसे सन 1972 में फ्लूइड मोसेक मॉडल भी कहते हैं, जिसे सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। इसे रसगुल्ला मॉडल भी कहा जाता है, चाशनी में रसगुल्ला। अब इसमें क्या फास्फोलिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा अब ये क्या है, इतना सारा मैंने एक साथ लिख दिया। जो जो फास्फोलिपिड है इसकी दो सतह होती है। तो फर्स्ट होती है ये क्या बोलते हैं, ध्रुवीय सतह, जो बाहर की ओर होती है पानी में, और जो अध्रुवीय सतह होती है वो होती है अंदर की ओर होती है। जो बाहरी सतह होती है वो जल से क्रिया करती है, मतलब जलमग्न होती है, असंतृप्त होती है, इसलिए इसे हाइड्रोफोलिक हाइड्रोफिबिक फिलिक कहा जाता है, जिसे अगभूत कहते हैं। अगभूत ये काय की बनी होती है, ग्लिसरॉल की बनी होती है। इसमें मतलब 4-5 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ये जो ध्रुवीय सिरा है ये नीचे का होता है, पूंछ का। ऊपर का जो है ध्रुवीय होता है वो हेड होता है, जो अध्रुवीय होता है वो टेल यानी कि पूंछ होता है अंदर की ओर। यहाँ जल से मतलब जलमग्न नहीं होता है, यह संतृप्त होता है, और यह हाइड्रोफोबिक होता है। इसे परिधीर कहा जाता है। यह वशीय अम्ल का बना होता है। ठीक है, इसमें मतलब कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कठोरता प्रदान करता है। और मनुष्य रुधिराणु यानी कि आरबीसी में लगभग क्या होता है, जो मनुष्य के जो रुधिर है आरबीसी, उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो जो मनुष्य रुधिर का जो परसेंटेज है आरबीसी का, उसके अंदर जो है प्रोटीन 52% होता है, लिपिड होता है हमारा 40%, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा 8%, 8%, जो भी आप बोले। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि पदार्थों का इधर से उधर भेजना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है? पदार्थ का स्थानांतरण। तो ये पदार्थ का स्थानांतरण 4 प्रकार से करती है। पहला है जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जो किसकी हेल्प से होता है? लिपिड मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना, तो ये ओस्मोसिस यानी कि परासरण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारा ध्रुवीय की ओर होता है, अध्रुवीय की ओर, जो कि वाष्प वसा विलीन यानी कि अधिक सांद्रता, ये वसा वाला होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। यह भी जो है लिपिड मेम्ब्रेन की सहायता से होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, ये अध्रुवीय वसा विलय वाला है, जो वसा में विलीन हो जाता है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूजन यानी कि विसरण कहेंगे। अब जो जल में विलय है जो, वो भी क्या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तो हो रहा है, लेकिन किसकी हेल्प से हो रहा है? अब पहले वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से हुआ, अब ये प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सुसहाय परिवर्तन। सुसहाय परिवर्तन। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों हैं, भले ही ये दोनों लिपिड मेम्ब्रेन से हुआ है और नीचे वाला प्रोटीन से, लेकिन सभी कैसा हुआ है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अब इनकी सांद्रता ऑलरेडी अधिक है, अगर ये कम की ओर जाएंगे तो क्या इनको अधिक वर्क करने की आवश्यकता है? अधिक एनर्जी की आवश्यकता है? नहीं ना। तो ये निष्क्रिय है, यानी कि इसमें जो जो वर्क किया गया है वो बहुत कम, यानी कि कार्य बहुत कम है, इसलिए इसे निष्क्रिय कहा गया है। अब ये जो निचला वाला है ध्रुवीय है, ये जल में विलय वाला ही है। अब ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गया है, किसमें? प्रोटीन की मदद से। तो इसमें क्रिया लगी है, इसमें वर्क लगा है, इसमें कार्य अधिक किया गया है, क्योंकि कम थी उसको अधिक की ओर भेजा गया है। ठीक है ना। तो ये सक्रिय अवस्था है, इसमें कार्य हुआ है तो ये सक्रिय अवस्था है, इसको क्या बोलते हैं? सक्रिय परिवहन कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्थानांतरण 4 प्रकार से होता है। ये आपको अदर भी काम आएगा, ये एक डेफिनेशन के रूप में है। कोशिका भित्ति जो हमारा सेल वॉल पढ़ेंगे, जो जो कोशिका भित्ति अब अलग अलग जगह पाई जाती है ना, उसका बताया गया है। तो अगर कोशिका भित्ति मोनेरा जगत में पाई गई है, मोनेरा किंगडम में, तो वह काय की बनी होती है? पेप्टिडो
ग्लाइकेन की बनी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा, तो इसमें काय की बनी होती है, क्राइसोफाइट व डायनोफिलेजिलेट की बनी होती है। ये दोनों कैसी होती है, सेल्यूलोज से, मतलब सेल्यूलोज से बनी होती है। और दूसरी हमारी फंगी यानी कवक में काइटिन की भी हो सकती है और पॉलीसेकेराइड की भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारी प्लांट में, तो प्लांट यानी कि जो प्लांट में दो है, एक तो शैवाल है, ये देख सकते हैं, फर्स्ट शैवाल है, नीचे वाला उच्च पादप है। तो जो शैवाल की बनी होती है वो सेल्यूलोज की भी हो सकती है, ग्लाइ नहीं, हाँ, गैलेक्टोन की भी हो सकती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की भी हो सकती है और CaCO3 और उसके बाद में गन्नास की भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा उच्च पादप में सेलुलोज की भी हो सकती है, हेमी सेलुलोज की भी और पेक्टिन की भी हो सकती है। अब लास्ट बचा है हमारा, ये नीचे दिया हुआ है, छोटे सेक्शन में लिखा हुआ है, ये इतना सा। फर्स्ट में तो ये एनिमल में जो है, जो कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है। आई होप आपको समझ आया। ये हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम जो पार्ट 3 आएगा सेल वाला, उसमें हम आगे आने वाले सभी टॉपिक को कवर कर, मतलब और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है मैं आपको बताऊंगी। ये ऐसे है लेकिन मैं उन क्वेश्चंस को कुछ अलग तरीके से ही बताऊंगी। तो जो सेल वाल के मैट्रिक्स में पाया जाता है, इसे क्या हेमी सेलुलोज कहते हैं और पेक्टिन कहते हैं, क्यूटिन कहते हैं, सुवेरिन कहते हैं और लिविन कहते हैं। ये सभी क्या है, मैट्रिक्स में पाया जाता है, सेल वॉल के मैट्रिक्स में पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है सेल वॉल के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले पदार्थों के नाम बताइए। तो ये इतने पदार्थ हैं, आपको बताना है, या इनमें से कोई एक दिया होगा आपको उस पर टिक लगाना है। ये सभी नीट के क्वेश्चन है, NCERT बेस्ट क्वेश्चन है, तो आपको बस इनको पढ़ना ही है। सेल वॉल की प्राथमिक कोशिका भित्ति विभाजन कर सकती है और सेल वॉल की द्वितीय कोशिका भित्ति विभाजन नहीं कर सकती है। ये कुछ मेन पॉइंट है जो मैंने विदाउट क्वेश्चन में लिखा है, बट टॉपिक है, हेडलाइन है, जो आप पढ़ेंगे, जो कि ज़रूरी है ये पढ़ने के लिए। सेल वॉल की जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वो विभाजन नहीं, डिवीज़न नहीं कर सकती है। सेल वॉल की द्वितीय यानी सेकेंडरी जो है हमारी सेल वॉल होती है वो विभाजन नहीं कर सकती, यानी डिवीज़न नहीं कर सकती, फर्स्ट कर सकती है। अंतः झिल्ली तंत्र यानी कि अंतः झिल्ली तंत्र, इसका क्या है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, जिसका है अंतः झिल्ली का तंत्र, ये इसका इंग्लिश नेम है। अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप जानते हैं 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक, एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अब रफ एंडोप्लाज्मिक है, इसमें क्या है, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये खुरदुरा भाग होता है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, किसकी वजह से, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें हमारे राइबोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसी कारण इसमें क्या है, लिपिड यानी चिकना पदार्थ बनता है, वसा लिपिड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब इनका क्या होता है, ये बन गए। अब इनका पैकेजिंग किसके द्वारा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका पैकेजिंग क्या है, गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। अब मुक्त करते हैं तो ये 2 करते हैं, अगर एनिमल में हुआ है तो लाइसोसोम के द्वारा होगा और इसे लवणकाय कहते हैं। ठीक है, और जब ये हमारा प्लांट में होगा तो ये वैक्यूल के द्वारा मुक्त होगा, जिसे हम रसधानी कहते हैं। ये तो फ्रेंड्स आज के सभी चैप्टर, मतलब जो हमारे ये क्वेश्चंस है ख़त्म हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है, अच्छा लगा तो भी बताइए, बुरा लगा तो भी बता दीजिए, मैं बुरा भी नहीं मानूंगी। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।